चलो जी आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेक्चर नंबर 3, पेज जहां से हमने कंटिन्यू करना दैट इज 2.5 और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन वैसे कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्लासिफिकेशन करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ मेकर्स जिनका नाम आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज जॉन एंथनी जोलोविज। जॉन एंथनी जोलोविज, he was a professor and an expert in law. और एक्सपर्ट इन लॉ आर दोज पर्संस जिनको एक्ट बनाने के लिए बिगिनिंग में बिल या ड्राफ्ट मेंटेन करने के लिए बुलाया जाता है। इसने दिए लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज जब मुझे लिखना हो फिलॉसफी ऑफ लॉ। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जब लिखना हो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, तो हम लॉ में क्या शब्द यूज करते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसने फिलॉसफी ऑफ लॉ पे बीइंग एन एक्सपर्ट बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए और ये कहता है मेरे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है वो दो तरह की है। एक है लीगल, एक है डॉक्ट्राइनल। एक है लीगल, एक है डॉक्ट्राइनल। लीगल में दो आ जाती है, पहली है ऑथेंटिक, दूसरी है यूजुअल। डॉक्ट्राइनल में दो आती है, पहली है बोलो ग्रामेटिकल और दूसरी कौन सी है? इसका मतलब जो कल मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन करवाई थी वो जॉन एंथनी जोलोविस के हिसाब की थी। समझ आया? वो जॉन एंथनी जोलोविस के हिसाब से थी। दूसरा लॉ मेकर आया फिट्जेराल्ड, FITZERALD, फिट्जेराल्ड। ये कहता है, ये भी एक एक्सपर्ट ऑफ लॉ ही था, ये कहता है मेरे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है एक होती है लिटरल, ध्यान दो, वो कहता था लीगल, ये कहता है लिटरल, वो कहता था डॉक्ट्राइनल, ये कहता था फंक्शनल। लिटरल का मतलब होता है कंसिडर ओनली वर्बल एक्सप्रेशन। मतलब जज को सिर्फ ट्रांसलेट करने की जरूरत है, ट्रांसलेशन। अगर मैं बोलूं ऑथेंटिक लिटरल है, हाँ जी। अगर मैं बोलूं यूजुअल लिटरल है, हाँ जी। अगर मैं बोलूं ग्रामेटिकल का उतना हिस्सा जब तक एंड को एंड ही ट्रीट कर रहे हैं, और को और ही ट्रीट कर रहे हैं, मे को मे ही ट्रीट कर रहे हैं, शैल को शैल ही ट्रीट कर रहे हैं, उतना हिस्सा भी क्या है? लिटरल। समझ आया? जो हम ये कर चुके थे कल। जो हम ये कर चुके थे कल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इसमें हमने बोला था हम एज इट इज बात करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है।
इसमें हम बोलते थे हम रीति रिवाज को एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे और हम लीगल केसेस के डिसीजंस को एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे। इसमें एक पार्ट बोलता था एंड को कंजंक्टिव, और को डिस्टिंक्टिव, मे को ऑप्शनल, शैल को ऑब्लिगेटरी कंसिडर करेंगे। उसके बाद कहते थे बट अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। उतने पार्ट को मैं नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं जब एज इट इज ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब फिट्जरैल्ड ने कुछ नहीं किया, जो जोलोविज ने लीगल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था और जो ग्रामेटिकल ने दो अलग अलग व्यूज दिखाए थे, उसमें से जहां जहां पे आपको पता लग रहा है कि हम कंटेंट को एज इट इज पकड़ रहे हैं, वो सब फिट्जरैल्ड का अकेला लिटरल। समझ आ गई आपको? तो इट सेज कंसिडर वर्बल एक्सप्रेशन दैट इज ट्रांसलेशन, दैट इज वाई literal interpretation is called, literal interpretation is based on letter of law. लेटर ऑफ लॉ, समझ आया? फंक्शनल में फिट्जरैल्ड ने बोला कंसिडर ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जोलोविस के हमने पुराने कंटेंट करे, ग्रामेटिकल का आधा पार्ट जो बोलता था एंड को और भी ले सकते हो, मतलब अब तुम नियत से बदल रहे हो, और लास्ट में क्या था? लॉजिकल। लॉजिकल क्या बोलता था कि लॉ मेकर को माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपने दायरे से बाहर जाना पड़ेगा। तो जो जोलोविस का ग्रामेटिकल का पार्ट बी था प्लस जो जोलोविस का लॉजिकल का पार्ट था, उन दोनों को मर्ज करके उसने कौन सी इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर दी? फंक्शनल। समझ आया? तो वहां पे आ गया कंसिडर ट्रू मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। इसीलिए कहते हैं फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, या मैं लिख सकती हूं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन लेटर ऑफ लॉ। का मतलब होता है जो लिखा है उसको पकड़ो, लेकिन ये कहता है स्पिरिट ऑफ लॉ को पकड़ो, आत्मा पे जाओ। लेटर ऑफ लॉ इज आउटर खूबसूरती, स्पिरिट ऑफ लॉ इज इंटरनल खूबसूरती। दिस इज कॉल्ड LITERALAGIS. Letter of law is called lettera legis. And spirit of law is called ratio legis. ये लैटिन वर्ड्स है। लेटर ऑफ लॉ को लेटरा लेगिस बोला जाता है, स्पिरिट ऑफ लॉ को रेशियो लेगिस बोला जाता है। सॉरी, इधर भी ई है। रेशियो लेगिस, लेटरा लेगिस। यहां पे हम लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिखना, तो जगह यूज कर सकते हो आप। लेटर ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? मींस लेटर ऑफ लॉ, आप बोल रहे हो कि लिटरल इंटरप्रिटेशन में हम लेटर ऑफ लॉ यूज करते हैं। वो कहते हैं लेटर ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ लॉ मींस एक्ट अकॉर्डिंग टू what is actually written in law, that is follow given general principles. जो दिया है उन प्रिंसिपल्स को एज इट इज फॉलो करके आगे बढ़ो।
जबकि जहां पे हमने लिखा स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ का क्या मतलब है? स्पिरिट ऑफ लॉ मीन्स act according to aim, purpose, intention of when and under what circumstances when and under what circumstances it was written. किन परिस्थितियों में किस चीज को दिमाग में रखते, कौन से पर्पसेस को कंसिडर करके, किन किन इंटेंशन को सोच के इस लॉ को लिखा गया था. इज दैट क्लियर? तो यहां से मोटी मोटी हम दो इंटरप्रिटेशन पकड़ लेंगे. यहां से हमारे पास आ गया लिटरल. बाकी सेग्रीगेशन क्या है आपको पता है. लिटरल कहता है दिमाग लाने की लोड़ नहीं है, जो लिखिया चुप करके दस दे. यहां से हम लेके चलेंगे लॉजिकल, क्योंकि पेपर में ज्यादातर ये दो शब्द यूज होने हैं. लॉजिकल का मतलब है दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर नहीं सरेगा. ठीक है. तो लिटरल कहता है व्हाट लॉ सेज. लॉजिकल किस चीज पे चलता है? व्हाट लॉ मीन्स. मतलब व्हाट लॉ सेज इज इक्वल टू पत्थर पर लकीर. व्हाट लॉ मीन्स जरूरत पड़ने पे लकीर को मिटाया जा सकता. गलती होगी, तुम्हें भी नहीं पता गलती होगी, तुम्हारी हिंदी मेरे जैसी है. जरूरत में मेरे ख्याल आधा जो आता है. मतलब मैंने सारी हिंदी ठीक लिखी है. तालिया. आज मैंने सारी हिंदी लिखी है. आगे चलते हुए ये कहता है वर्बल एक्सप्रेशन. वर्बल एक्सप्रेशन को ही देखते हुए उन्होंने कहा था लेटर ऑफ लॉ. और लेटर ऑफ लॉ को ही उन्होंने बोला था लेट्रा लेगिस. कुछ बुक्स में LIGIS है, कुछ बुक्स में LEGIS है. दोनों यूज कर सकते हो. जैसे कुछ बुक्स में एंडोर्समेंट EN से होती है, कुछ बुक्स में एंडोर्समेंट IN से होती है. तो इट्स ओके. आगे यहां पे वो कहते हैं बियॉन्ड वर्बल एक्सप्रेशन. सामने सामने लिख रहे हो ना, बियॉन्ड वर्बल एक्सप्रेशन. और ये कहता था स्पिरिट ऑफ लॉ. और स्पिरिट ऑफ लॉ को अपा की कहते थे? रेशियो लेगिस. आगे ये कहता है लिटरल इंटरप्रिटेशन कहता है फाइंड मीनिंग अकॉर्डिंग टू
What is given in statute, जितना तेरे को दिया है उसी चरण सीमा को कंसिडर करते हुए जज अपना जवाब सुना। राइट हैंड साइड कहती है फाइंड मीनिंग अकॉर्डिंग टू इंटेंशन विच इज नॉट गिवन इन स्टैच्यूट। स्टैच्यूट में वो बात लिखी तो नहीं है, वो उसकी इंटेंशन है, तो उस इंटेंशन को तुम पकड़ो। ये कहते हैं ऐसा करने के लिए अब जब ट्रांसलेशन करनी है तो वहां पे आप उसको क्या करोगे, पॉपुलर या डिक्शनरी मीनिंग रेफर करोगे। लॉ की वोकैबुलरी यूज करनी है तो लॉ की डिक्शनरी रेफर करोगे, डिक्शनरी मीनिंग रेफर्ड। राइट हैंड साइड पे वो कहते हैं ओनली डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट सफिशिएंट। Only dictionary meaning is not sufficient, therefore elaborate the meaning. Therefore elaborate the meaning. It says it gives plain sense, और उधर लिखेंगे इट गिव्स इनहेरेंट सेंस। प्लेन सेंस मतलब सिंपल बात, इनहेरेंट सेंस मतलब गहराई की बात। प्लेन सेंस मतलब सिंपल बात, इनहेरेंट सेंस मतलब गहराई की बात। अब ध्यान देना, सपोज करो जज के सामने कोई प्रॉब्लम आई, जज सीधा दिमाग लगाना शुरू कर देगा कि पहले जज को पढ़ना पड़ेगा कि इनकी दफा के तहत नॉर्मल सेक्शन क्या बोलता है, क्या करेगा वो। आपको क्या लगता है जो वहां पे जज बैठे हैं उनको सारे लॉज, सारी पेनल्टी, सब कुछ रटी होती है? आंसर इज नहीं। दे आर मेंट, बिकॉज ये चीजें बदलती रहती हैं, तो दे आर मेंट टू रेफर। वो तभी पढ़ाई करके बैठे होते हैं उस केस स्टडी की, ना कि हर लॉयर को भी अपनी स्टडी करनी पड़ती है उसके लिए। तो आपको क्या लगता है स्टडी का मतलब क्या होता है? पहले आपको लॉ की प्रोविजन को पढ़ना पड़ेगा। लॉ की प्रोविजन अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो दिमाग लगाओगे? दिमाग लगाओ। लॉजिकल जो राइट हैंड साइड वाला लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो वहां होगा ना जहां पे जरूरत पड़ेगी, लेकिन लिटरल इंटरप्रिटेशन हर केस में होना है, हर केस में होना है। तो इसका मतलब है अगर लॉजिकली हमें पता है क्या लगता है, सही इंटेंशन देना जज का काम होता है, बट प्रैक्टिकली सोचो ना, जज ज्यादातर क्या यूज करेगा, जो नॉर्मल बात लिखी है, क्योंकि उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो ये लिटरल इंटरप्रिटेशन है, इट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन लॉ। इट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन लॉ, जबकि लॉजिकल इज यूज्ड रेयरली इन लॉ। ज्यादातर जो पनिशमेंट, जो पेनल्टी होती है वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। जो जुर्म आईपीसी में गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग ही होती है। जज अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, लेकिन बहुत पसूड़ी पढ़ने पे उसको ऐसी रेयर कंडीशन लेनी पड़ती है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, आगे कई बारी बुक में वो ऐसे वर्डिंग यूज करेंगे, स्टेज विद इन सेक्शन, मतलब ये सेक्शन की सीमा को लांघता नहीं है। वहां पे लिखेंगे गोज बियॉन्ड सेक्शंस। कहता दफा करो सेक्शंस में क्या लिखा है, अगर उसी की आड़ में बैठे रहेंगे तो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। सो literal interpretation is called mechanical construction, and literal logical interpretation is called
लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड, ध्यान देना बोर्ड पे, अगर मैं सिर्फ इस शब्द को लूं इसका मतलब क्या है? जो जैसा लिखा, इस वर्ड का मतलब है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना। और जब दोनों को जोड़ दें तो अब क्या बना? जो लिखा था वो तो ठीक है, बट उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालने की जरूरत है। तो उस सेंस में क्या लिखा हुआ है? लिटरल कंस्ट्रक्शन। बच्चा बाटी यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है? पक्की बात है? एक लीडिंग केस करते हैं। इट सेज व्हाइटले वर्सेस चैपल। चैपल नहीं है ये, और चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं है। याद ऐसे रहेगा ऑब्वियसली। अब वो क्या कहते, लिखा हुआ था जो डिफेंडेंट था। डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस हुआ, उसका नाम वर्सेस के लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है? वेरी गुड, राइट पे होता है। द डिफेंडेंट हैड इम्पर्सोनेटेड। याद है इम्पर्सोनेशन समझाया था? एक जो नहीं है वो बन के दिखाना। जैसे कि हाँ, मान लो मेरा फोन यहाँ पे रिंग कर रहा है, मैं वॉशरूम गई हूं, सरगुन यहाँ खड़ी थी, तो वहां से फोन आया, हेलो इज दिस सलोनी मैम? सरगुन ने फोन उठा के बोल दिया, हाँ जी, हु इज दिस? तो सरगुन सलोनी नहीं है, बट उस ट्रांजेक्शन में सरगुन अपने आप को सलोनी दर्शा रही है। कुछ ऐसा करना, जो कुछ ऐसा प्रिटेंड करना जो तुम एक्चुअल में नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेटेड। ठीक है? डिफेंडेंट हैड इम्पर्सोनेटेड अ डेड पर्सन and voted in an election in his name। उनसे पूछो जो जीतते हैं घरों में कितने कितने पर पर्सन पैसे भिजवा के, हिडन। नाउ लिसन, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? एक बंदा मर गया, उसका वोट 0 हो गया। अब जो पॉलिटिशियन होएगा उसको तो लेने देने पड़ गए, मेरा एक वोट घट गया। उन्हें अपने आदमी ने दोबारा भेजता कि बाहर अभी ये बात नहीं फैली कि वो मर गया, उसके नाम का जाली वोट डाल दे, है ना? अब मान लो मोहन शर्मा मर गया, अब दूसरा कोई और बंदा मोहन शर्मा बन के वोट डाल रहा है, जबकि वो मोहन शर्मा नहीं है। समझ आया? आगे इस अगर उसने ऐसा किया मतलब उसने गलत किया। जब गलत किया तो हम बोलते हैं उसने मिसचीफ प्ले किया, उसने मिसचीफ प्ले किया। statute provided that it was an offense to impersonate any person entitled to vote
इन एनी इलेक्शन। बहुत ध्यान से शब्दों को पकड़ो, लॉ इज शब्द। कहते कानून में ये बात लिखी थी, हम जुर्म मानते हैं किस चीज को, अगर तुम वो बनते हो जो तुम नहीं हो, उस इंसान के प्रति बनते हो जिसको इंटाइटल टू क्या है, वोट। अब ये इम्पर्सोनेशन के प्रति लॉ था। अब डिफेंडेंट का लॉयर भी खड़ा होगा, आप दिमाग लगाओ, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करके बचते हो तो आपका लॉयर लिटरल इंटरप्रिटेशन करवाएगा। तो अब ये डिफेंडेंट के लॉयर ने क्या डिफेंस लिया, कहता यहां पे तो लिखा था जो पर्सन इंटाइटल टू वोट है, अगर उसके प्रति इंपर्सोनेशन करी तो वो ऑफेंस है। इसने जिसके प्रति वोट डाल के आया वो बंदा इंटाइटल तो दूर की बात, वो तो रब को प्यारा हो गया। तो अगर ये इस तरीके से उस बंदे का वोट डाल रहा है तो उसके प्रति तो आपके लॉ में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। समझ आया? तो आप प्रैक्टिकली एक बात सोचो, जाली वोट डालना जुर्म है कि नहीं है? है। अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दूं तो इस तरीके से जाली वोट डल रही है कि नहीं डल रही है? डल रही है। तो मैंने बोला था जब भी लॉ में कुछ लिखा है और अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करके हमें यह पता लगता है कि ये तो गलत दिशा में, डायरेक्शन में डिसीजन जा रहा है, वहां पे हमारे को लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। समझ आया? तो यहां पे उसने डिफेंस क्या लिया था, उसने डिफेंस लेने की कोशिश करी, द पर्सन impersonated was dead। कहता मैंने कहां पे गलत किया, मैंने तो एक ऐसे बंदे को इंपर्सोनेट किया जो मर चुका है। आपने बोला था जो इंटाइटल टू वोट है उसको इंपर्सोनेट नहीं करना। द पर्सन impersonated was dead, therefore he was not entitled to vote। therefore व्हाइटले कहता, कुड, उसका लॉयर कह रहे हैं व्हाइटले कुड नॉट बी कन्विक्टेड। आप उसको दोषी साबित नहीं कर सकते, बिकॉज लॉ में लिखे प्रोविजन के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं किया। डिफेंडेंट का लॉयर है, डिफेंडेंट का लॉयर डिफेंस ले रहा है। डिफेंडेंट कहां पे होता है? पीछे वाला, पीछे वाला जो डिफेंड कर रहा है। तो वो कह रहा है व्हाइटले कुड नॉट बी कन्विक्टेड। ठीक लिखा है। यहां पे क्या आएगा? चप्पल कुड नॉट बी कन्विक्टेड। डिफेंडेंट वो है, इसको क्या बोलेंगे लॉ में? इसको बोलते हैं ट्राइंग टू प्ले मिसचीफ। इसका मतलब होता है शब्दों का कानून में लूपहोल ढूंढ के उन शब्दों को कानून के खिलाफ ही यूज करके अपने आप को बचाने की कोशिश करना। मेरी बात आपको सुन रही है? अब बीच में आया कोर्ट। जज ने सीधा ही बोल दिया, इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर इज टू स्टॉप फेक वोटिंग। कहते उसकी इंटेंशन थी फेक वोट नहीं डलवाना था। इट इज अ क्राइम even if impersonation was of dead man। कहते फिर चाहे तूने जाली वोट मरे बंदे के बिहाफ पे क्यों ना डाला हो,
इंटेंशन ये थी कि फेक वोटिंग अलाउ नहीं की जानी चाहिए। अब ये लीडिंग केस बन गया, तो अब दिमाग लगाओ, सबको पता है कि मरे बंदे के भी हाफ पे भी आप इंपर्सोनेट करके वोट डालने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये लीडिंग केस बन गया। जब लीडिंग केस बन गया तो ये यूजुअल इंटरप्रिटेशन में चला गया और इसको रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। अब ध्यान दो, आपको पता लग गया कि लोग इन शब्दों का नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आप इंटाइटल्ड वाले बंदे के प्रति वोट नहीं कर सकते, और आज एक बंदा मरे बंदे के प्रति आ गया तो कल को और भी आ सकता है। तो कोर्ट क्या करता है, जब मिसचीफ प्ले किया जाता है तो वो यहां पे क्या करते हैं, सप्रेस अ मिसचीफ एंड ग्रांट अ रेमेडी। जो गलत बात लिखी गई है, सप्रेस करना मतलब क्या होता है, बड़ी बात को छोटा कर देना, एंड ग्रांट अ रेमेडी, हमने अब उसका सोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। अब दोबारा अगर कोर्ट में कोई केस आता है सेम सिचुएशन का, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या कर देंगे, लीडिंग केस रेफर्ड व्हाइटले वर्सेस चैपल। समझ आया? एक बार सारा केस स्टडी पढ़ना, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किसका डिफेंस था, किसका मिसचीफ था, किसका ट्राइंग टू प्ले मिसचीफ था, कहां पे सप्रेस हुआ, कहां पे ग्रांट हुई रेमेडी। ये लॉ की वो कैब है जो मैंने राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू डाल के लिखी है। ठीक है, एक बार पूरा केस स्टडी गो थ्रू करना, देखना कोई डाउट है। डन 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 डन, क्लियर है? बुक पे आइए। सी जोलोविस लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बोर्ड पे ध्यान दो, कॉपी सामने रखो। वो कहता था दो चीजें, लीगल डॉक्ट्राइनल, लीगल जज को बाइंड करती है क्योंकि शब्दों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, लेकिन डॉक्ट्राइनल आपको खुला छोड़ती है कि रियल और ट्रू मीनिंग निकाल के लेके आओ। तो उन्होंने लीगल को बोला, लीगल दो तरह की होती है, ऑथेंटिक, यूजुअल, यही करा कॉपी में। जो ऑथेंटिक होती है उसमें वो कहते हैं लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, जो लिखा है तुम भी वही लेके चलो, कि एज इफ तुम नहीं लिखा है तो तुम वही बात करो जो लिखी हुई है। और यूजुअल में क्या बोला था हमने, अदर फ्रॉम सम अदर सोर्स, वो अदर सोर्स तुम्हारे रीति रिवाज होते हैं, वो अदर सोर्स क्या होता है, केस लॉ, जिसको कि हमने और क्या लिखा हुआ है, लीडिंग केस। एग्जाम्पल दिया था आम की लकड़ी का, वो किस में आ जाएगा, कस्टम्स में। और लीडिंग केस तो कोई भी किसी रेफरेंस के तौर पे हम ले सकते, ठीक है, जैसे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। आगे कहते अगर व्हेन जस्टिनियन, एक और लॉ मेकर, ऑर्डर दैट, मैंने नई नाम यूज किया, जरूरत नहीं है, तो जो कॉपी में है वो दिया हुआ तुम्हें। When Justinian ordered that all the difficulties arising out of his legislation, लॉ मेकर कहता मैंने तो लॉ बना दिया है, लेकिन अगर किसी को मेरे बने हुए लॉ से दिक्कत आती है तो शुड बी रेफर टू हिम फॉर डिसीजन। तो डिसीजन लेने से पहले एक बारी ना मेरे से पूछ लेना,
दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जिसने लिखा, बहुत ध्यान से सोचना, जिसने लिखा, अगर आप बोल रहे हो एज एन एग्जाम्पल, मान लो गुरलीन ने लिखा मैं जज हूं, है ना, गुरलीन कह रही है डिफिकल्टी होगी ना तो मेरे से एक बार ही रेफर कर लेना। मैं गुरलीन के पास गई, क्या गुरलीन अपनी लिखी बात को लांघेगी? कभी भी नहीं। क्या गुरलीन ये शो होने देगी कि मेरी इंटेंशन कुछ और थी बट मैंने गलत लिख दिया? आंसर इज नहीं। जज के सामने आप ये दिखाओगे कि आपसे जो लिखा गया वो गलत है? आंसर इज नहीं। तो अगर मैं गुरलीन के पास चली भी जाऊंगी तो गुरलीन सिर्फ क्या करके देगी? ट्रांसलेशन। और जो ट्रांसलेशन होगी वो कौन सी इंटरप्रिटेशन होगी? ऑथेंटिक। लिखा इस तरीके से है तो अब वो जिंदा थोड़ी है, जस्टिनियन। इट मींस अगर कोई लॉ मेकर ये बोलता है कि मेरे से रेफर करना, अगर वो रब को प्यारा हो गया तो उसका मतलब है उसके लिखे नोट्स को रेफर करना। तो अगर हम नोट्स को एज इट इज रेफर करेंगे तो हम माइंड लगा नहीं सकते, मतलब हम ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यू गेट इट? ये वाली स्टेटमेंट पेपर में जस्टिफाई में आई हुई है। आगे चलते हुए, and so also Prussian Code 1794, when it was laid down that judges should report any doubt and its meaning to a statute commission and abide by their ruling। मतलब जजों के हाथ बांधे हुए थे, उनको अपना डिसीजन देने से पहले एक स्टैट्यूट कमीशन, एक सेपरेट लीगल यूनिट बनाया गया था, उनको डिस्कस करना पड़ता था, जहां पे वो एक्सपर्ट बैठते थे जिन्होंने वो लॉ बनाया है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम बीतता गया, वो मरते गए, नए लोग आते गए। अब नए लोगों को नहीं पता कि उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, तो इसीलिए आज हमारे को जज किसी से बिना पूछे बगैर सेल्फ बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करता है। पुराने जमाने में जब लॉ बना था तो जिसने बनाया था उसकी सलाह ले लेते थे, अब वो जिंदा ही नहीं है तो सलाह कहां से लोगे? तो यहां पे अब सलाह नहीं ले पाते, इसीलिए अपने दिमाग की वर्तों करनी पड़ती। समझ आया? वहां पे हिंदी में ब्रैकेट में लिखो, पुराने टाइम पे डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ले ली जाती थी। अब एक्सपर्ट मर गए, जज के पास वो एक्सपर्ट बचे नहीं, तो जज अपना दिमाग यूज करता है। सॉर्टेड है? फिर वो बोलते हैं जी डॉक्ट्राइनल के दो पार्ट्स है, ग्रामेटिकल, लॉजिकल। ऐसा ही था। कहते अगर सिर्फ रूल्स ऑफ स्पीच लगाओ तो वो ग्रामेटिकल है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोर्ट शब्दों के बियॉन्ड चला जाता है, यानी कि एंड के बियॉन्ड चला गया, और के बियॉन्ड चला गया, कोई लिखी बात के बियॉन्ड चला गया, तो हम किसको हवा दे रहे हैं? इंटेंशन को। उस वक्त तो कौन सी इंटरप्रिटेशन है? लॉजिक। अब कहते फिट्जरएल्ड अलग काइंड का था। वो कहता मेरे हिसाब से क्या होता था? लिटरल एंड फंक्शनल। सिंपल, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बट कहता मैं उसके नाम क्यों यूज करूं? घमंड, ईगो। ठीक है ना? उसने सिंपल बोल दिया भाई लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ। हम लॉ के बियॉन्ड नहीं सोचेंगे, लेटरा लेगिस। कहते ये ड्यूटी बनती है कोर्ट की कि जरूरत पड़ने पे तुम लॉ मेकर की इंटेंशन को कंसिडर करो, लेकिन ऐसा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को शब्दों पे ही अहमियत देनी पड़ेगी। ऐसा करने से पहले तुम्हारे को जो गिवन लैंग्वेज है उसी को ही इंप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर हम लेटर ऑफ लॉ से डिपार्ट कर दें
अगर हम लेटर ऑफ लॉ से डिपार्ट कर दें, फिर हम कौन सी इंटरप्रिटेशन यूज कर रहे हैं? फंक्शनल। क्यों? मोर सेटिस्फैक्ट्री, मोर एविडेंट, ट्रू इंटेंशन को क्रिएट करने के लिए देन वी फॉलो द स्पिरिट ऑफ लॉ। वो भी उन्होंने क्या लिखा हुआ है? स्पिरिट ऑफ द इनैक्टेड लॉ, मतलब जो लॉ लागू किया जा चुका है। ध्यान देना, सारे टुच्चे पुच्चे ऑर्डिनरी केसेस में कौन सी इंटरप्रिटेशन होती होगी? अभी बताया यार। तो फॉलो कौन सा ही लेटर होती होगी? लेटर ऑफ लॉ। उसी को ही एक्सक्लूसिव और कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाता है ऑफ स्पिरिट ऑफ। मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का जो निर्णय आएगा उसकी बिना उसकी नींव लिटरल इंटरप्रिटेशन से बनाई गई होगी। समझ आया? पहले तो बेस स्ट्रॉन्ग करते हो ना, बाद में डिसाइड करते हो पेंट कौन से कलर का कराना है। सेम, पहले लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, उसकी नींव से डिसाइड होगा स्पिरिट ऑफ लॉ जरूरी है कि नहीं। जो फिट्जरैल्ड की थ्योरी है उसको सैलमन की ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। जहां पे तुमने फिट्जरैल्ड लिखा है वहीं पे उसके साथ ब्रैकेट में लिख दो सैलमन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अभी बोला था ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस फिलॉसफी ऑफ लॉ, तो ये सैलमन ने भी सेम बात करी थी जो फिट्जरैल्ड ने करी थी। जहां पे तुमने फिट्जरैल्ड नाम लिखा है वहीं पे ब्रैकेट में लिख दो सैलमन ज्यूरिस्प्रूडेंस। सर इसके लिए हमने तेल चोया, हमारे पास तेल था नहीं, तो वो जो बच्चे टिफिन लाते हैं ना, हमने इसके लिए तेल चोया है। ना ना, ये लेके नहीं ना आया, तो हमारे पास तेल था नहीं। फिर जो बच्चे टिफिन लाते हैं उनकी सब्जी में तेल होता है, वो टिफिन को ऐसे करा, वो साइड पे जो तेल आया वो चोया इसके लिए। ये स्पेशल है, टेस्ट देने कभी आता नहीं है, टेस्ट में लापता होता है ये। सर पता है डिफेंस क्यों ले रहे हैं? सर थोड़ी देर में खुद जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं बेसिकली ये लिटरल लॉजिकल की लड़ाई में, यूजुअल ऑथेंटिक की लड़ाई में, ग्रामेटिकल की लड़ाई में अपना फोकस एक होता है, जज ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन दे सके। फिर दोनों में से जो मर्जी मेथड लगाओ, दोनों इकट्ठे लगाओ, कोई एक लगाओ, वो आपकी चॉइस। ठीक है, आगे यहां पे वो टॉपिक खत्म हो जाता है जितना हमने अभी तक किया है। तो आप वहां पे मेंशन करेंगे कॉपी में, कवर टिल पेज 2.6 बिफोर कंस्ट्रक्शन, कवर टिल पेज 2.6 बिफोर कंस्ट्रक्शन, उतना टॉपिक आपकी कॉपी में कवर्ड। उतना टॉपिक आपकी कॉपी में कवर्ड है। सॉर्टेड सॉर्टेड। जो उन्होंने ऐसे पैराग्राफ में लिखा, हमने कंटेंट के तौर पे कॉपी में लिख दिया, कॉपी में पूरा सफिशिएंट डेटा दिया हुआ, आप डायरेक्ट कॉपी से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हुए अब शब्द आता है कंस्ट्रक्शन। नीचे जाके दिख रहा होगा हेडिंग में, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, और थोड़ी और आगे जाके दिखेगा यूज्ड इंटरचेंजेबली। इसका मतलब क्या होता है? दे आर सब्स्टिट्यूट्स। इंटरचेंजेबली का मतलब क्या होता है? तू नहीं है तो मैं सही, मैं नहीं हूं तो तू सही, तो वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट्स ही होते हैं। और नीचे जाके लिखा हुआ दोनों क्या है? और जहां पे सिनोनियम लिख दिया उसका मतलब क्या होता है? दोनों सेम है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे आपको हैंड ओवर नहीं कर सकते रिपोर्ट कार्ड, एंड रिपोर्ट कार्ड मैम के पास नहीं है।
फिर किसके पास है? रिपोर्ट कार्ड किसके पास है? ऑफिस में किससे? हम्म हम्म ये वो इसके ड्रम में फीस। यहाँ तो बोला कि बता देना कि जॉब है वो ऑक्यूपाइड है, वो इन टाइमिंग्स में आ नहीं सकते हैं। नहीं, अगर देते, मेरी बात सुन, देते हैं ठीक है, मार्क्स भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, देते हैं ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में जब स्कूल लगेगा तब कलेक्ट कर लूंगी। हाँ कर ले एक बार ही जो कहते हैं, हाँ। ओके ओके ओके। तो शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्ड को अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन इंटरप्रिटेशन वर्ड को अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, और नीचे आके धर्म चेंज कर लेते हैं और बोलते हैं दोनों सिनोनियम्स है। तो हम उल्टा पढ़ते हैं, हमें पहले से ही पता है दोनों क्या है, सिनोनियम्स। हमें पता है कि जरूरत पड़ने पे हम इंटरप्रिटेशन की जगह कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की जगह इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं। बट मैम फिर ऊपर डिफरेंस का टॉपिक क्यों दिया? बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जहां पे दिमाग लगता है उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उनके हिसाब से। इंटरप्रिटेशन में लिटरल भी हो सकती है, बस पढ़ के बता देना जहां पे दिमाग नहीं लगता। तो इंटरप्रिटेशन इज अ ब्रॉड टर्म, इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। कंस्ट्रक्शन इज अ नैरो टर्म बिकॉज कंस्ट्रक्शन मीन्स ओनली लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। समझ आई मेरी बात? देखते हैं उन्होंने कैसे दिया हुआ है। लॉजिक समझ आ गया? सी, कंस्ट्रक्शन एज अप्लाइड टू रिटन स्टैट्यूट, कंस्ट्रक्शन हम लिखे कानून के ऊपर लगाते हैं, और डॉक्यूमेंट या कोई वसीयत आ गई मान लो, उसको पढ़ के कुछ एक्सप्लेन करना, मींस टू डिटरमाइन फ्रॉम इट्स नोन एलिमेंट्स इट्स ट्रू मीनिंग। क्या मतलब हो गया? लिटरल इंटरप्रिटेशन को देखते हुए किस पे टर्न ले लेना? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे। सी, इट्स नोन एलिमेंट्स, इट्स नोन एलिमेंट्स मींस जो लिखा हुआ है उनको क्या दे देना? ट्रू मीनिंग। तो वो क्या हो गई? कंस्ट्रक्शन। इन शॉर्ट मैंने तुम्हें तुक्का बता दिया है कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज एक्चुअल व्हाट इज कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे वो किस चीज पे फोकस करते हैं? इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। फ्रेमर्स मतलब जिन्होंने लॉ बनाया। मैम लॉ मेकर वर्ड क्यों नहीं यूज किया? ध्यान से सुनिए मेरी बात। हर जगह तो यही बोल रहे थे ना, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, हर जगह बोल रहे थे इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। मैम यहां पे फ्रेमर वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे ये शब्द भी साथ में दिया है, सिर्फ स्टैट्यूट नहीं है। स्टैट्यूट को लॉ मेकर बनाता है, डॉक्यूमेंट को लॉ मेकर थोड़ी बनाता है। अगर मेरे और सर के बीच में कोई पार्टनरशिप हो रही है तो वो डॉक्यूमेंट कानून थोड़ी ना बनाता है, वो तो मैं और सर बनाएंगे। तो हमारी लिखी बात लॉ मेकर की बात थोड़ी ना है, तो मेरे को और सर को क्या बोला जाएगा? फ्रेमर। ध्यान से सुनो, लॉ मेकर स्मॉल टर्म, सिर्फ स्टैट्यूट तक लिंक्ड। फ्रेमर बिग टर्म, उसमें लॉ मेकर भी आ गया और कॉमन मैन भी आ गए जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए। तुम्हें शब्दों की गहराई पता होनी चाहिए, ये सब चीजें इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, आगे। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग कंक्लूजन्स बियॉन्ड द एक्चुअल एक्सप्रेशन। हमें नतीजे तक पहुंचने के लिए जो दिया है उसके दूर की सोचनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमारे को, ध्यान से सुनना मेरी बात, हो सकता है कि हमारे को इसको समझने के लिए अदर पार्ट्स ऑफ इनएक्टमेंट, एक्ट के अंदर के बाकी सेक्शंस को पढ़ना पड़ जाए। हो सकता है दूसरे एक्ट्स को पढ़ना पड़ जाए ताकि हम सही मीनिंग तक आ सके। समझ आया?
हाँ जी, ले 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 ले। ओके ओके। इतना गुस्सा चढ़ता ना बच्चे की, मैं जा नहीं सकी, पेरेंट टीचर मीटिंग का सेम टाइम था जो यहाँ था, तो मैंने किसी और को भेजा, रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे, कह रहे बच्चे के प्रति ना कुछ डिस्कशन करनी है प्रिंसिपल ने। क्या? पिछली बारी बिल में 300 पेंडिंग रह गया था। आई वाज लाइक व्हाट? कहती यार मैं तेरा 300 देकर रिपोर्ट कार्ड ले लूं। मैंने कहा प्लीज सोचो कि कोई अमाउंट होगी, मैंने पे किया होगा, बैलेंस लिखवा देगा, 300 ट्रांसफर कर दो नेक्स्ट पेमेंट में। तो वो प्रिंसिपल ने कुछ बात करनी है, रिपोर्ट कार्ड हैंड ओवर नहीं कर रहे, क्यों? 300 रुपए बकाया, और बच्चा प्ले पेन से 4th तक पहुंच गया। और देखो स्कूल वालों का विश्वास। पहले मेरे को बताओ, उन्होंने बड़ी टेक्निकलिटी से शब्द यूज किए हुए हैं, क्या आपको समझ आया? कॉपी में जाओ और लिखो, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन का, सिर्फ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। वहां पे लिखो कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ओनली। In construction, known elements are given true meaning. Known elements are given true meaning. Change the line. As per the intention of its framers. Ram Ram uncle. According to intention of its framers. Next line. To draw a conclusion. To draw a conclusion. One has to go beyond the actual expression used in the text. One has to go beyond the actual expression used in the text. Next line, for that, double underline for that, other parts of enactments are referred. For that, other parts of enactment are referred. Second, circumstances are seen when law is made. जब ये पूरी लाइन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, है ना? अभी मैंने तुम्हें क्या लिखवाया लास्ट लाइन? circumstances in which law was made. अनेक शब्दों का एक शब्द, कंटेक्स्ट, इज इक्वल टू, वहां पे लिख दो कंटेक्स्ट. लास्ट लाइन में जाके लिखो therefore when you construe a statute, when you construe, C-O-N-S-T-R-U-E, when you construe a statute, स्टैच्यूट को नहीं छोड़ देना, when you construe a statute, और ऊपर लिखवा दिया, सिर्फ उसी स्टैच्यूट को नहीं छोड़ रहे, उसके आसपास के इनैक्टमेंट्स को भी ले रहे हैं. when you construe a statute, change the line, you are attempting to ascertain, change the line, the intention of the legislature.
You are attempting to ascertain the intention of the legislature. क्लियर है? एक बारी पढ़ना पैराग्राफ क्या लिखा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, मेरे को याद दिला दी, मैं भूल जाऊंगी। मेरे को रिपोर्ट कार्ड की एक सिर्फ फोटो भेज दे और सर्टिफिकेट की भी सिर्फ फोटो भेज दे। ओके, मेरे माइंड से ही निकल गया कि इस बार इन्होंने पेपर दिखाने नहीं है और सिर्फ ग्रेड मिलने हैं फाइनल पेपर में। मैं ऐਵੇਂ मत्था पीटती रही पढ़ाने का, ऐਵੇਂ ऊपर से पढ़ा देती, काम खत्म हो जाना था। ओ मेरा बेटा है वो शब्दों से खेलना उसको आता है। ही नोज, उसको पता है जो क्वेश्चन उसको नहीं आता उसको कैसे हैंडल करना। मुझे स्कॉलर चाहिए भी नहीं है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है बस उतना कर ले, बहुत है, नो प्रेशर। ये मुझे तब समझ आया था जब मैंने बहुत साल पहले कोड पढ़ी थी कि जो हाउसवाइफ है वो किसी को कह रही है, अगर मुझे पता होता कि 25 साल पढ़ने के बाद मैंने हाउसवाइफ ही बनना, तो मैं कभी जिंदगी में पढ़ाई ना करती। इतनी देर की इतनी डांट खाते थे, ये टेस्ट नहीं क्लियर है, इतने नंबर नहीं आया, और टिपिकल हाउसवाइफ बन गए। बिकॉज जब आप हाउसवाइफ बन गए उस लेवल तक का हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज तब तक जमाने चेंज हो जाते हैं। हम सेकंड थर्ड तक पढ़ा लेंगे, मैं भी नहीं पढ़ा सकती, बिकॉज मुझे भी इतनी टिपिकल इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। जिस तरीके से वो बोलते हैं ये वाली स्पीच बताओ, वो वाली, मैं तो उसी में उलझी रह जाती, भाई तू जा, तू ट्यूशन ही जा। तो वो पढ़ाइयां काम कहाँ आती है, नहीं आती है। ये तब जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे काम आता है। आपको फील्ड में जाना पड़ना है, टैक्स, अकाउंट्स और लॉ। जो प्रोफेशन तुमने चूज कर लिया ना, ये 3 सब्जेक्ट पीछा नहीं कभी जिंदगी में छोड़ने वाले, नेवर। सेल्फ असेसमेंट पेपर है लॉ का फाइनल में, सेल्फ असेसमेंट, तब तुम्हें मैं थोड़ी सी याद आऊंगी, क्योंकि तब तुम्हें वो सेल्फ पढ़ना है। नहीं, मेरे पढ़ाने वो सेल्फ पेपर, वो पेपर थोड़ी होता है, वो सेल्फ असेसमेंट पेपर्स हैं। उससे पहले क्या होता है, फाइनल पेपर में लॉ सब्जेक्ट नहीं है, असेसमेंट में लॉ सब्जेक्ट है। जैसे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ना, तो अगर फाइनल के पेपर आप नहीं भी देते तो उन सेल्फ असेसमेंट पेपर को जब आप क्लियर कर जाते हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ग्रेजुएट हो जाते हो। स्टिल यू आर एप्लीकेबल फॉर जॉब। भगवान ना करे अगर किसी की फाइनल क्लियर नहीं होती, तो इंटर वाले बच्चे की पहले उस लेवल की वैल्यू नहीं थी, बिकॉज इंटर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था बट उसको कोई डिग्री नहीं माना जाता था। अब क्या है कि इंटर वाले को यू गेट अ सर्टिफिकेट एंड यू आर अ ग्रेजुएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपैरिजन में। समझ आया? हाँ, उसमें आपको भर भर के लॉ है, और जितना कुछ कराया सब कुछ है, उसके भी ऊपर का है। तब थोड़ी सी याद आऊंगी। तब एक मैसेज कर देना, वी मिस यू, मुझे खुशी होगी। भगवान करे तुम जल्दी जल्दी पास हो, मुझे चॉकलेट खिलाओ, और उससे भी ज्यादा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तुम्हारा इतना अच्छा पैकेज मिले कि तुम मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कॉफी वगैरह पिलाओ यार, कम ऑन। कभी सिल्क तक थोड़ी ना मैं बैठी रहूंगी, मैं भी मेरे में भी वो है कि मेरा कोई स्टूडेंट मुझे फोन कर रहा है कि मैम आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैं आज अमृतसर आया हूँ, डिनर पे चलते हैं मैम, आज मैं आपको पार्टी कराता हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। आई विल वेट। यस, सीए बनने के बाद उसकी चकाचौंध में गुम नहीं जाना, सब कुछ करना है, बस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। डू whatever you want to do but stay in limits. Don't let anybody cross your daira. No one. Self most important. हर बारी समझाया, last breath you will take with yourself. Nobody else will be there. You are not sure anybody else will be there. Death is uncertain. But you are sure when you will take the last breath, you will be with you.
तो लव योरसेल्फ, गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, डू व्हाटएवर कीप्स यू हैप्पी। आगे चलते हुए, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। जरा पढ़ना शुरू करना, मन नहीं कर रहा पढ़ाने को। इसलिए नहीं कर रहा कि वही रिपीट घुमाई देखना, चक्री घुमाई जाएंगे, जरा पढ़ लो एक बारी। ऐसा नहीं है पेपर में नहीं आया, 3 मार्क्स में डिफरेंस आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है, पर आया हुआ है। ये पैराज में ही आएगा, ये नहीं याद होता भाई, इतना मैं वो कैलकुलेटर हूं मैं। अगर मेरे को ईयर याद नहीं है मतलब ताजा ताजा नहीं आया हुआ। किताब को मद्देनजर रखते हुए कृपया करके पढ़िए। अभी देखना, तुम्हें मैंने बोला है इंटरप्रिटेशन में सब कुछ आता है, तो वहां पे तुम पढ़ोगे कि वर्ड्स को एज इट इज पढ़ना +2 इंटेंशन भी देना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आप अपनी कॉपी में जहां पे आपने कंस्ट्रक्शन लिखा है वहां पे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, रेक्टेंगल बनाइए बड़ा बड़ा, इंटरप्रिटेशन कैन बी लिटरल एज वेल एज लॉजिकल, and since logical is called construction, therefore interpretation includes construction. समझ आया? क्या लिखना है? Interpretation includes both literal as well as logical. Interpretation includes both literal as well as logical. अगली लाइन में जाके लिखो, construction includes only logical interpretation. Therefore, interpretation includes construction. अगली लाइन में जाके लिखो, and is said they are used interchangeably. And is said that they are used interchangeably. Sorted? अगली लाइन में जाके लिखो, to conclude, interpretation and construction can be used synonymously. To conclude, interpretation and construction can be used synonymously. यहां पे मैं रुक गई हूं, बाकी का डिफरेंस आप रीड करेंगे, मैं वेट कर रही हूं कॉन्सेंट्रेशन से, बिकॉज घर जाके नहीं होने लगा, अभी कर लो प्लीज। रीड रीड। मैंने पहले भी क्लास में समझाया था, 3 इडियट्स देखी थी, उसमें चतुरांगलिंगम था ना, वो पेपर के टाइम पे सबको डिस्ट्रैक्ट करता होता था मैगजीन देके, याद है पिक्चर, और खुद निकल जाता था। बस वही है यहाँ पे, इसने निकल जाना है कि तेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो चुप करके पढ़ ले।
हाँ हाँ बेटे, मैं शक्ल देख के बायोडेटा निकाल देती हूँ। और बाद में लिख दिया कि दोनों सिनोनिमसली यूज हो सकते हैं। आप जहां पे पढ़ोगे सब कुछ मिलता जुलता, कहीं पे लग रहा है इंटरप्रिटेशन या सिर्फ, कहीं पे लग रहा है कंस्ट्रक्शन ही है, कहीं पे लग रहा है दोनों सेम है। मैंने तुम्हें सिमेट्रिकली लिखा है, अब कॉपी रेफर करो, तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा। जहां पे वो लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन, इट मींस इट इंक्लूड्स लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, मैंने लिखवाया तुम्हें। अब दिमाग लगाओ, कंस्ट्रक्शन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बिना किताब पढ़े तो हो नहीं सकता, तो कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरप्रिटेशन होना तो इंटरचेंजेबली यूज्ड है, जॉइंटली डिमांडेड है, इंटरचेंजेबली यूज्ड है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली है कुछ नहीं है, दोनों सेम है। बच्चे क्लियर है? कॉपी पे मेंशन करो कवर टिल पेज 2.7 बिफोर टॉपिक नंबर 2। cover till page 2.7 before topic number 2। कहते हैं जी क्या नीड, क्या पसूड़ी पड़ी है इंटरप्रिटेशन की। अब देखो लिख दिया ना, सब लिख डाल के क्या लिख दिया, कंस्ट्रक्शन। कहते हैं इंटरप्रिटेशन की या कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत पड़ती है। कहते जब इन लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेचर्स ने लॉ बनाए, इन्होंने तो फूक फूक के कदम रखा होगा, एवरी केयर इज टेकन। जब इन्होंने लॉ को क्या किया होगा, फ्रेम, इन्होंने ये सोचा होगा कि हमने जो कानून बना दिया है वो क्या है, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी एंड एब्सर्डिटी, मतलब उसमें कुछ भी अनक्लियर, अनरियल, इनकंसिस्टेंट नहीं है। कहते लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, क्या जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी है जो फ्री फ्रॉम ऑल दी एम्बिग्यूटी हो, जिसमें कोई भी दिक्कत कभी भी अराइज ना हो। कहते ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, ठीक है। कहते अगर आप बोलो कि हर चीज एम्बिग्यूटी से फ्री हो तो आप परफेक्शन चाहते हो। वो कहते इतनी बारीकी की बात, डिग्री ऑफ प्रिसिशन इज परहैप्स अनअटेनेबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% एक्यूरेट किसी चीज में ले लो, कोई ना कोई चीज छूटेगी, टूटेगी, बदलेगी, रह जाएगी। इतनी बारीकी में हम नहीं जा सकते। सिमिलरली कहते जिन्होंने लॉ बनाया, ये जो लेजिस्लेटर है कौन है, ह्यूमंस है। कहते एक इंसान 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फ्यूचर को देख सकता है कि आने वाले टाइम में ये होगा, लेकिन जो इंसान 1872 में बैठा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना रहा है, दिमाग लगाओ, क्या उसको पता था कि इंस्टाग्राम की चीज आने वाली है आज के जमाने में 2025 में? आंसर इज नहीं। उसने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा कि जो चिट्ठी कबूतर लेके जाता है, एक टाइम पे वो चिट्ठी पोस्टमैन लेके जाएगा, इतना ही सोचा होगा। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो दुकान पे जाके हम सब्जी खरीदते थे, आने वाले टाइम पे ब्लिंकिट हमारे को घर पहुंचा के चला जाएगा। इतनी दूर की सोच, मतलब 1872 वाले लोगों की सोच 2025 के साथ मेल खा ही नहीं सकती। अगर आप अपने घर में भी देखो, ग्रैंड पेरेंट्स की सोच आपकी सोच के साथ मैच नहीं करती। तो कहते जो लॉ मेकर्स थे वो भी तो इंसान ही थे ना। कहते पॉसिबल ही नहीं है इतनी दूर की कंटिजेंसी को फोर्स ही करना।
मतलब बजट भी कितनी देर का आता है? 1 साल का। तो वो कहते हैं इसीलिए हमारे को लॉ जिस परिस्थिति में लिखा गया था और आज हम जिस परिस्थिति में होते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। अगर हम उसी पुराने रूढ़िवादी समाज में बैठे रहेंगे तो हम कानून को आज के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन हमारे को क्या देखनी पड़ती है, जो लिखा है उसको नहीं, इसको लिखने के पीछे इंटेंशन क्या रही होगी। कहते बट ऑब्वियस है आज के जमाने में अगर आप पढ़ो तो आपको कानून में लिखे वर्ड्स वेग लगेंगे। सी लेटर पहुंची तो उसने खोली तो और उसने पढ़ी तो हम मानेंगे भाई ये कैसे पता लगेगा। बोलते थे ना आप मुझे फाउंडेशन में कि मैम ऐसा कैसे होएगा। फिर हमने पढ़ा था अगर एक बंदे को लेटर पहुंची और साथ ही उसको कैंसिलेशन की लेटर पहुंच गई, क्या था वहां पे, विच इज ओपन फर्स्ट, तुम्हें कैसे पता उसने कौन सी पहले खोली है। तो ये वेग बात ही है ना, ये एम्बिगियस बात ही है विद नो क्लैरिटी। और कहते कई बारी लॉ में ऐसी चीजें लिखी गई होती है जो डबल मीनिंग की बात करते हैं, अच्छी वाली, मतलब मोर देन वन मीनिंग निकलता है उस चीज का। समझ आया? इट इज देन, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, लॉ बनाने वाले ह्यूमंस है। ह्यूमन माइंड कंटिंजेंसी देख सकता है लेकिन इतनी दूर की कंटिंजेंसी नहीं देख सकता। तो जो पुराने लॉ लिखे हैं वो आज के हिसाब से पुराने हो चुके हैं, उनमें लिखे शब्द आज के हिसाब से वेग हो चुके हैं, एम्बिगियस हो चुके हैं, और आज के जमाने के हिसाब से या तो कुछ शब्द मीनिंग देते ही नहीं है, या कुछ शब्द पुराने मीनिंग देते हैं, या कुछ शब्द डबल मीनिंग देते हैं, या मोर देन वन मीनिंग देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करने के लिए जब तक नवे एरा में नवा एक्ट नहीं बना दिया जाता, हमें पुराने लॉ को आज की लोड के हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन हमारे को इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन चाहिए। इज दैट क्लियर? जरा यहां से पढ़ना शुरू करना 2.8 से, कॉन्सेंट्रेट प्लीज। वो कह रहे हैं जितनी परफेक्ट मैथ्स की लैंग्वेज है उतनी परफेक्ट इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं है, और लॉ मैथ्स में नहीं लिखा हुआ, लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ। कहते ये जानने के बावजूद कि इंग्लिश पुअर है, ये जानने के बावजूद कि जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में ड्राफ्ट्समैन यानी कि जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बिल को कन्वर्ट करके एक्ट में करने, उनको बहुत बारी क्रिटिसाइज किया जा चुका है लैंग्वेज की वजह से। हम ही कितनी बारी बोलते हैं सस्ते नशे, जो वर्ड यूज करते हैं हम क्लास में वर्ड यूज करते हैं ना, ये सस्ते नशे करके लाइन लिखी हुई है, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखनी चाहिए थी। कंटिन्यू। तो कहते हैं हमें पता है लॉ मेकर्स गिल्टी है इस चीज के लिए। एंड लॉ मेकर कौन थे, दिमाग लगाओ, 1950 से पहले लॉ मेकर कौन थे, सारे ब्रिटिशर्स। और वो तो जानबूझ के एररफुल लैंग्वेज लिखते थे बिकॉज दे न्यू कि अगर इंडियंस ने फ्यूचर में जाके हमारे लॉ को इंप्लीमेंट किया तो इनके लिए इस लैंग्वेज को समझना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा लॉ चाह के भी ये चेपी नहीं मार पाएंगे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने पहले से ही लॉ को टफ लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, कंटिन्यू।
लिखा हुआ है ना, जज का टाइम बचता, शायद जज होता ही ना अगर आपके लॉज परफेक्ट होते, अगर आपके लॉज में परफेक्ट क्लैरिटी होती। लेकिन अब एब्सेंस है इस चीज की, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर सब कुछ नहीं है, हमें पता है कि डिफेक्ट है, तो जज सिर्फ हाथ जोड़ के ये नहीं बोल सकता लॉ मेकर ने गलत किया था इसीलिए सॉरी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं जज बोलेगा, ना ही वो ऐसा कर सकता है। दैट इज द टाइम when he has to take the charge as a judge. Now he will tell you the intention. Read. पेज 2.8 तक डन है, पक्की बात है। कंटिन्यू, जहां पे मुझे लगेगा मैं अपने आप बोल दूंगी। ये खोता पटेल बोल रहे हैं मे बी आइदर ग्रामेटिकल और लॉजिकल। हमने कितनी पढ़ी है? ऑथेंटिक, यूजुअल, ग्रामेटिकल, लॉजिकल, फिर एक को नाम दे दिया लिटरल, एक को नाम दे दिया फंक्शनल। ये पता नहीं खोता पटेल कहां से बोल रहे हैं कि सिर्फ दो ही है। अब ध्यान दो, जाके ग्रामेटिकल और लिटरल को इकट्ठा कर दिया। आपने क्या याद रखना है? ग्रामेटिकल का फर्स्ट पार्ट याद है मैंने कैसे समझाया था? जब एंड रिमेन्स एंड, और रिमेन्स और, मे रिमेन्स में, शैल रिमेन्स शैल, वो पार्ट को उन्होंने बोला है कि हम लिटरल बोल सकते हैं। ध्यान देना है, मैंने तुम्हें लिटरल इंटरप्रिटेशन के नीचे लिखवाया था व्हाट द लॉ सेज, याद करो। और उन्होंने लिखा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑन द अदर हैंड क्या बोलता है, व्हाट द लॉ मीन्स। सब है तुम्हारी कॉपी में, इन्होंने थोड़ा डराने के तरीके से लिखा हुआ। अब बहुत ध्यान से सुननी मेरी बात। हमने क्या बोला था सबसे फ्रीक्वेंटली कौन सी यूज होती है? सबसे फ्रीक्वेंटली कौन सी यूज होती है? इन्होंने लिटरल का कंपैरिजन किसके साथ किया है? तो ये क्या लिख रहे हैं नीचे जाके, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द ओनली अप्रोच टू बी अडॉप्टेड, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली। मतलब नॉर्मली जज पढ़ता है, पढ़ के उसको स्पीच दे देता है, जो शब्द जैसे लिखे हैं वो वैसी बात बोल देता है। मल्टीपल टाइम्स जस्टिफाई में ये स्टेटमेंट आई है, जस्टिफाई दैट ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द ओनली अप्रोच टू बी अडॉप्टेड। मेरी गल सुन लो ध्यान नाल, जैसे मर्जी घुमा फिरा के जो मर्जी ग्रामेटिकल और लिटरल और लॉजिकल का आ जाए, नॉर्मल रूल सबका यही रहना है कि पहले रीड द लॉ एज इट इज, said to be in its usual form, the way legislators have lawmakers have made it, which says what the law is. Why? Because literal interpretation is most frequently used. हर केस में तुमने यही लिखना है, लेकिन जब इंटेंशन क्लियर नहीं होती, लॉ एब्सर्ड है,
मिसचीफ प्ले हो रहा है, देन हमारे को ट्रांसलेशन ना करके उसकी रियल मीनिंग, रियल इंटेंशन को पकड़ना चाहिए, दैट इज स्पिरिट ऑफ लॉ। वहां पे अपना माइंड एप्लीकेट करके क्या किया जाएगी, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। हर जगह घुमा फिरा के मेन लॉजिक यही निकलना। आगे, द कोर्ट कैन नॉट एड और मॉडिफाई अ सिंगल वर्ड। वाई? एड मतलब अमेंडमेंट, मॉडिफाई मतलब चेंज। किसका काम है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का। याद है 3 अथॉरिटियां लिखवाई थी, जबकि कोर्ट किसमें आता है, जुडिशरी अथॉरिटी में। ये इसका काम ही नहीं है करना। आगे, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूटा सेंटेटिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिगे। मीनिंग जो शब्द क्लियर होते हैं उन पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, उनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन का लैटिन कोट है जो लिखा हुआ है। समझ आया? पक्की बात है? यहां तक पक्की बात है, क्लियर है? अब ये कहते हैं नॉर्मल के बाद हाउ एवर, कंडीशन अटैच्ड। अब क्या बोलेंगे, जहां पे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लीड्स टू मैनिफेस्ट एब्सर्डिटी। हमने, आपने बोला था नॉर्मली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करो, हमने करी। आपने बोला था क्लियर वर्ड्स नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, हमने ऐसा ही किया। लेकिन ऐसा करने पे लीड्स टू मैनिफेस्ट एब्सर्डिटी, मतलब हमारा नतीजा गलत निकल रहा है और इज लॉजिकली फ्लॉड, लिखावट में एरर है। कोर्ट अडॉप्ट किसको करेगा, और जहां पे लॉजिकल लिख दिया वहां पे आपने क्या बोलना है, क्या देखनी है, इंटेंशन, रादर देन रिड्यूस इट टू फ्यूटिलिटी। ध्यान दो, ये बोलना कि ये लिखा ही गलत है, इसको छोड़ दो, उसको करेक्ट इंटेंशन से एक्सप्लेन करो। देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, कहते अगर एक तरफ तुम्हारे सामने मैकेनिकल आता है, याद करो मैंने मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन लिटरल के नीचे लिखवाया तुम्हें, मैकेनिकल आता है, रूल्स ऑफ ग्रामर नॉर्मल आते हैं, तो मतलब तुम नॉर्मल पढ़ रहे हो। कहते अगर दूसरी तरफ जाएं तो अगर हम इंटेंशन को देखें तो हमारे पास ज्यादा वाइब्रेंट आंसर आ रहा है, तो कहते हैं फॉर्मर को छोड़ो, लेटर को पकड़ो। सिंपल, वी आर मेंट टू डू लिटरल, बट इफ लिटरल इज नॉट सफिशिएंट वी आर मेंट टू गो विद लॉजिकल। वही चीज को घुमा घुमा के लिखा हूं। फिर लिखा है दोबारा, बट वेयर द लॉ इज क्लियर अनएम्बिगियस, कोर्ट ग्रामेटिकल मीनिंग से ही काम कर देगा। क्यों? कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, कोर्ट को एडमिनिस्टर करना है लॉ एज इट इज, इट स्टैंड्स, शैल नॉट अटेम्प्ट एन ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली ना तू जज ज्यादा शाना ना बनी, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश ना करी। उसका मतलब क्या है, ऐसी इंटरप्रिटेशन ना दी जिससे मॉडिफिकेशन होती हो, ऐसी इंटरप्रिटेशन ना दी जिससे अमेंडमेंट होती हो, पर इट डजंट मीन इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता, कर सकता है, सिर्फ इतना बताना इंटेंशन ये है। बट अगर तू अपनी इंटरप्रिटेशन से चेंजेस लाना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसकी अथॉरिटी तेरे पास नहीं है। सॉर्टेड सॉर्टेड, लिखो हेडिंग फटाफट से, क्या टॉपिक कर रहे थे, why we need interpretation, question mark, point number 1, point number 1, पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हाँ जी लॉ बनाते वक्त केयर ली होगी, बट वो कंटिजेंसी को देख नहीं सकते, तो लिखेंगे while every care is taken to make ensure, while every care was taken to make ensure that laws passed by legislature, that laws passed by legislature are free from
are free from absurdity. एब्सर्डिटी के साथ ब्रैकेट में लिखो बेतुकी बात, जिसका कोई तुक नहीं होता। रेडी होना, फुकरी मारना। जैसे कि हम बोल देते हैं रिडिक्यूलसनेस, रिटन इन मोस्ट रिडिक्यूलस वे। ठीक है, तो क्या लिखा है? फ्री फ्रॉम एब्सर्डिटी तक। चेंज द लाइन। The legislators cannot foresee all contingencies of future. The legislators cannot foresee all the contingencies of future. Therefore, there comes a situation that the words written and the content required is not the same. Point number 2. The words of the old statutes, point number 2. The words of the old statutes when made applicable in the new era, they turn out to be vague or ambiguous. As an example में लिखो, old act vague word letter. Old act vague word is equal to letter. Letter भेजो एक दूसरे को. Turns out to be vague in the era of Instagram. Turns out to be vague in the era of Instagram. बच्चे समझ आइए क्या लिखवाया है? Next. Law is written in English language, which is not perfect language. Law is written in English language, which is not a perfect language, as mathematics is. Therefore, there are chances of many flaws. Therefore, there are chances of many flaws. ये लाइन भी क्लियर है? क्या मतलब है इस लाइन का? लॉ कौन सी भाषा में लिखा है? और इंग्लिश एक परफेक्ट लैंग्वेज, और कंपैरिजन में ज्यादा परफेक्ट क्या है? मैथ्स, और लॉ मैथ्स में नहीं लिखा गया. नेक्स्ट पॉइंट. Whenever there is absence of perfect clarity, whenever there is absence of perfect clarity by draftsmen, whenever there is absence of perfect clarity by draftsmen, and defect appears in front of the judge, and defect appears in front of the judge,
then he cannot just fold his hands and put the blame on draftsman. Then the judge cannot fold his hands कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, उन्होंने गलत लिखा है, जज कभी ऐसा नहीं बोलेगा. Judge cannot fold his hands and put the whole blame on draftsman. ये लाइन भी क्लियर है? हाँ जी, ओके. अब आगे लिखो. Considering all the above points, interpretation has to be done taking into consideration public benefit. एक लाइन छोड़ के लिखो, normally, and double underline it. Normally, grammatical oblique literal interpretation is the only approach to be adopted. That is clear words need no explanation. Inverted commas में लिखना. That is clear words need no explanation, which is equal to, उसका Latin version लिखो, absoluta sententia expositor non indige, as it is पेपर में आया हुआ है. लिख लिया? एक लाइन छोड़ के. However, where grammatical interpretation leads to manifest absurdity, leads to first dot डाल के manifest absurdity. However, where the grammatical interpretation leads to first dot डाल के manifest absurdity, second dot डाल के is logically flawed, next line में चले जाओ, then double underline it, then courts can adopt logical interpretation. यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है? नेक्स्ट पे आओ.
एक टॉपिक लिखो, हेडिंग दो, द ड्यूटी ऑफ कोर्ट इज टू एडमिनिस्टर द लॉ एज इट स्टैंड्स, डबल अंडरलाइन इट, जस्टिफाई। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर का। द ड्यूटी ऑफ कोर्ट इज टू एडमिनिस्टर द लॉ एज इट स्टैंड्स, जस्टिफाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कानून के हाथ इस लेवल तक बंधे हुए हैं कि वो मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट्स पर इस हद तक खुले हुए हैं कि वो इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और वो मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टायर्स हैं? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और बनाना लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट का काम है, इंप्लीमेंट करना, इंटरप्रिटेशन करना या कंस्ट्रक्शन करना किसका काम है? जुडिशरी का, यानी का कोर्ट का। समझ आया? लिखो, इसको स्टार्ट कैसे करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। नेक्स्ट लाइन, all laws should be made as per the constitution. All laws should be made as per the constitution. Next line, constitution has 3-tier structure. और ये तुम्हें आता है, फटाफट से 3 डब्बे बना दो, फटाफट से लिख दो, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कोर्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फर्स्ट वाले के नीचे मेक लॉज, सेकंड वाले के नीचे जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट लॉज, थर्ड वाले के नीचे इंटरप्रेट लॉज। कंप्लीट द चार्ट फटाफट से। डन है? उसके आगे लिखो, therefore the duty of the court is to administer the law as it stands. Therefore the duty of the court is to administer the law as it stands. As it stands. Next line, it is not within its jurisdiction, it is not within its jurisdiction to alter, modify or amend the law which has already been written by legislative authority. The only power court is granted, the only power court is granted is to interpret those laws by staying within the limit of statute, by staying within the limit of statute. नेक्स्ट लाइन में एक डब्बा बना के क्लियर लिख दो, कोर्ट्स नो पावर टू मॉडिफाई, अमेंड, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट।
cover till page 2.9 before rules of interpretation. यहां पे आज खत्म करेंगे हम.